सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। जो कल के बचे हुए क्वेश्चंस थे फटाफट उन्हें लगा लेते हैं जल्दी से, क्योंकि जो हमने 26 क्वेश्चंस किए थे उन पर आप लोगों का विचार बहुत सही रहा और इन्हीं क्वेश्चंस को आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि ये कंसंट्रेशन दे रखी सी की वैल्यू है और ये आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी ये नोट किया हुआ था, सॉल्व किया हुआ था। तो यहाँ पर ये जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू है जी नॉट जी स्टार कर दिया है 0.90। तो यहाँ पर कप्पा इज इक्वल टू 0.90 अपॉन 210 कर लीजिए, 0.0042 आ रहा है। इसको डिवाइड कर दीजिए कंसंट्रेशन से, तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका ये डी वाला आ जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनकी जरूर शुरुआत करिए और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते रहिए। देखिए कॉलम यहाँ पर आया है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, यानी कि अगर हम इस कॉलम की बात करते हैं तो ये यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एंटासिड की तरह काम करता है, ये एंटासिड की तरह काम करेगा। सोडियम क्लोराइड जो होता है ये वॉशिंग सोडा बनाने में काम आता है, यानी कि CD हो गया। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये आपका कास्ट ऑफ स्टैच्यूज़ में काम आता है, और वाइट वॉश में जो काम आता है वो आपके ये जिप्सम अगर हम बोले तो यहाँ पर ए होना चाहिए, थर्ड वाले में ए होना चाहिए, थर्ड वाले में ए होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ए चला जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसा लग रहा होगा जैसे वाइट वॉश में यूज़ करने वाला है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हमने पहले ऑप्शन लिखे हुए थे, एक बार चेक कर लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको लग रहा होगा कि वाइट वॉश में यूज़ होगा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट का तो आपका पक्का हो गया, सी है। फर्स्ट का सी वाला हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। NaCl यानी कि सेकंड वाले को आपने दिखाया है वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में, बिल्कुल सही दिखाया है। और आपका थर्ड वाला जो दिखाया है ये आपको दिखाया वाइट वॉश में, यानी कि वाइट वॉश में दिखाया है थर्ड वाला, और ए वाला दिखाया है आपको कैल्शियम कार्बोनेट, जबकि होना ये चाहिए था आंसर इन्होंने यही माना था, जबकि यहाँ पर आना चाहिए था ये कैल्शियम सल्फेट डॉट, ये आपका कास्ट ऑफ स्टैच्यूज़ में आना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर ए और यहाँ पर बी होना चाहिए था। ऐसा ऑप्शन कहीं है नहीं। पहले वाले का तो कंफर्म है कि सी है, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं किया। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन में आपको करेक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान दीजिएगा कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पक्का है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ऑप्शन आपका यहाँ से ये आपका DAC आ जाता है। NaCl का ऑप्शन आपका डी आ जाता है। इसको आपको फर्स्ट में जाना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट को वाइट वॉश में जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जबकि ऐसा लगेगा कि वाइट वॉश में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जाएगा तो कंफ्यूजन बनेगा, आंसर थोड़ा सा गलत था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी प्रेफर्ड टू रिमेन ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में कौन जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा? तो सिंपल सी बात है कि फ्लोरीन को जो रिप्लेस कर दिया जाएगा आयोडीन के द्वारा, तो ये वाली रिएक्शन रिवर्स में रिमेन हो सकती है, लेफ्ट साइड में मूव कर सकती है, पॉसिबिलिटी है। द मोस्ट सुटेबल एल्कली मेटल, द मोस्ट सुटेबल एल्कली मेटल रिमूव द ट्रेसेस, यानी कि लिथियम की अगर रिएक्शन कराई जाए कि नाइट्रोजन से N2 से, तो LiN बनने की संभावना ज़्यादा और प्योर फॉर्म में ज़्यादा आर्गन जो है फ्री हो जाएगी नाइट्रोजन के द्वारा। तो यहाँ पर लिथियम को हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपको लिथियम लगाना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट। इसके बाद चले आइए नंबर ऑफ द CRO बॉन्ड। तो CRO बॉन्ड गिन लीजिए, मैंने स्ट्रक्चर बनाया है क्रोमियम सेकेंड एसीटेटो हाइड्रेट का। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 4 8 है, बिल्कुल सही है, 8 जो है वो बॉन्ड इसमें दिखाई देंगे। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट कोगुलेटिंग पावर, तो इसकी हाईएस्ट कोगुलेटिंग पावर चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पर डिपेंड कर रही है। पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा आपको एल्यूमिनियम पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एल्यूमिनियम पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ द एसीटोन विद सेलेनियम, अगर एसीटोन की सेलेनियम डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराई जाती है तो आपका कंपाउंड जो बनता है वो एसिटिक एसिड, मतलब अगर हम कंपाउंड बोलें तो ये कंपाउंड यानी कीटोन ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा बेटर है, डी ऑप्शन यहाँ पर बेटर है। फिर भी अगर आपको लगता है तो कोई भी डाउट लगे तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं लगातार इंपॉर्टेंट पहले से ही बोलता हुआ आया हूँ, आपको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर ये एक बेस की तरह काम करता है, यानी कि HNO3 और H2SO4 आपस में रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ से जो H है, तो ये H
आपको दिख रहा होगा कि बेस वो होता है जो H को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये H को एक्सेप्ट करता है, पहले H2NO3 बनता है, उसके बाद वहाँ से वाटर निकलता है, इसलिए ये बेस की तरह काम करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, एग्जाम में आने की संभावना इस क्वेश्चन की बहुत बनती है, किसी और फॉर्म में भी ये आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आ जाइए, ये रिएक्शन है बड़ा फेमस रिएक्शन, इसको गर्म करोगे तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो ये आपका C6H5CN बचेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूल थॉमसन का जो इफेक्ट है, जूल थॉमसन इफेक्ट में हमेशा डेल H अपॉन डेल T होता है। जूल थॉमसन की जो इक्वेशन है वो कई बार एग्जामिनेशन में आई, लेकिन यहाँ पर अप टू द मार्क मुझे नहीं दिखाई दी, क्योंकि जूल थॉमसन की जो इक्वेशन है वो मैंने किताब में भी देखी और जगह भी देखी कि जूल थॉमसन की इक्वेशन इस तरीके से नहीं दी हुई है। डेल T अपॉन डेल P है, डेल T को यहाँ नीचे P होना चाहिए था और P यहाँ पर ये डेल T अपॉन डेल P होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है कन्फ्यूरेशन वो मैं आपको बता दूं, म्यू इज इक्वल टू होता है डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट हीट होता है, ये होता है एट कांस्टेंट हीट, लेकिन इसमें दिया है आपका अपॉन में Cp भी दिया हुआ है, तो एट कांस्टेंट यानी Cp का मतलब ही हो जाता है कि म्यू, अगर हम इसको चेक करें आगे जूल थॉमसन इफेक्ट को अगर कैलकुलेशन के बेस पर देखें तो यहाँ पर मुझे दिखाई देना चाहिए ये Cp जब नीचे आएगा तो कांस्टेंट प्रेशर बन जाएगा, और कांस्टेंट प्रेशर पर आपका फिर इक्वेशन जो होनी चाहिए फिर ये अप टू द मार्क नहीं आएगी। तो इसको आप एक बार देखिएगा, ये इक्वेशन मुझे अप टू द मार्क नहीं लग रही, ये रॉन्ग, अप टू द मार्क नहीं है, अप टू द मार्क इक्वेशन नहीं है, Cp के टर्म में है। और अगर आपको Cp के टर्म में लगता है कि ये इक्वेशन सही है तो बताइएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर इस इक्वेशन से संतुष्ट नहीं। यहाँ पर अगर डेल E देखते हैं तो डेल E भी नहीं है, डेल T अपॉन डेल P होता है और कांस्टेंट होता है इसका एंथैल्पी। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे समझ में फिलहाल क्वेश्चन गलत लग रहा है, आप चेक करिएगा, आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आ जाइए, द कोलिजन थ्योरी ऑफ द रिएक्शन रेट इज ओनली वैलिड फॉर, तो ये हमेशा किसके लिए वैलिड, सिंपल बाईमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए वैलिड होती है। कोलिजन थ्योरी हमेशा सिंपल बाईमोलिकुलर के लिए वैलिड होती है, ऑल द रिएक्शंस के लिए वैलिड होती है। किसके लिए वैलिड होती है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ये वैलिड होती है सिंपल बाईमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए। ध्यान दीजिएगा, सिंपल बाईमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए वैलिड ये मानी जाती है, इस पर आप टिक कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से आंसर आप चाहें तो टिक कर सकते हो, और इस पर किसी आंसर पे सलाह देना हो तो आप हमें सलाह भी दे सकते हो। द पेयर ऑफ द आयंस दैट मोस्ट कॉमनली फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के साथ कौन सा द पेयर ऑफ आयंस मोस्ट कॉमनली फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मरकरी शो करता है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी सही है, 100% सही है। लेकिन इसके साथ में आपको जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 शो करने वाला है वो आपका कैडमियम और मरकरी भी, कैडमियम और कॉपर भी है। तो यहाँ आंसर जो सटीक आएगा वो आपका कैडमियम और मरकरी आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये रिएक्शन तो आपको पता है कि चीची-बाविन रिएक्शन है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, तो यहाँ सोचना नहीं है बिल्कुल। इस रिएक्शन में देखो बीटा पर अमीनो लगा है, तो ये चीची-बाविन रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में। उसके बाद मेटल कॉम्प्लेक्सेस में चले आइए, तो मेटल कॉम्प्लेक्सेस में आपको ट्रांस इफेक्ट अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी यहाँ ट्रांस इफेक्ट की बात नहीं की है, द कॉम्प्लेक्स MnH3 का होल ट्वाइस Cl2 डज नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इफ द सेंट्रल मेटल आयन M इज, अगर जिंक होगा तो ये नहीं शो कर पाएगा, निकल कॉपर, ठीक है, इफ द सेंट्रल मेटल आयन M, अगर यहाँ पर M की जगह जिंक रख देते हैं तो फिर ये नहीं शो कर सकता है। क्यों नहीं शो कर सकता है, इसका रीज़न भी आप जान लीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए, डज नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो ये फिर आपका अगर कॉपर रखेंगे, निकल रखेंगे, प्लेटिनम, तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, और यहाँ पर टेट्राहेड्रल की कंडीशन हुई तो टेट्राहेड्रल फिर जिंक के साथ में टेट्राहेड्रल ही बनेगा, और जिंक के साथ में टेट्राहेड्रल बनेगा तो फिर ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं। बाकी निकल, कॉपर और प्लेटिनम में स्क्वायर प्लेनर बनेगा, तो स्क्वायर प्लेनर बनने की भी यहाँ भी इन 3 केसेस में स्क्वायर प्लेनर बनेगा, और स्क्वायर प्लेनर बनने से ये सिस ट्रांस की कंडीशन को फॉलो कर जाएगा, अदरवाइज ये नहीं कर पाएगा। जिंक के केस में टेट्राहेड्रल बनेगा तो वहाँ नहीं फॉलो करेगा। विच ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म, ट्रिप्टिसिन मैंने खूब पढ़ाई थी, ट्रिप्टिसिन अगर आपको याद हो तो बेंजाइन इंटरमीडिएट वहाँ पर बनता है, बेंजाइन बनता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है। उसके बाद चलिए, व्हाट टाइप ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस अपॉन द ट्रीटमेंट ऑफ द कीटोन विद HCl, कीटोन के HCl से रिएक्शन अगर आप साइनोहाइड्रिन से कराएंगे तो व्हाट टाइप ऑफ द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ट्रीटमेंट ऑफ
कीटोन विद, तो यहाँ पर ये मैंने कीटोन ले लिया, चेक कर लेता हूँ, ये मैंने कीटोन ले लिया और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आती है और ये आप क्लास 12th में भी पढ़ते हैं, क्लास 12th में भी इस रिएक्शन को आप पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी कोई रिएक्शन। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ वन ऑफ द गिवन गिवन लैंथेनॉइड आयन इज यूज एज ए वॉल्यूमेट्रिक, तो आपको पता है सेरियम का यूज़ किया जाता है, सेरियम को रेडॉक्स में भी यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइडेंटिफाई, ये रिएक्शन मैंने पढ़ाई है, एंथ्रासीन की रिएक्शन है और ये यहाँ पर कंबाइन कर जाता है, यानी कि एंथ्रासीन की प्रिपरेशन बोला जा सकता है, प्रिपरेशन ऑफ एंथ्रासीन बोल सकते हैं आप, इसे एंथ्रासीन बोल सकते हैं, ठीक। तो इसको आप एंथ्रासीन की प्रिपरेशन में नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लें, कोई दो राय नहीं है। इसके बाद चले आइए इन ऑर्थोबोरिक एसिड द ट्राइगोनल BO3 नेगेटिव यूनिट्स आर बॉन्डेड टुगेदर, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग BO3 यूनिट की बात करते हैं तो BO3 यूनिट में हमेशा अगर आप नोट डाउन कर पा रहे हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, BH होता है, इस तरीके से OH होता है, इस तरीके से H होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड में 3 डायमेंशनल शीट बनती है, तो ये आगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड इनटू 2 डायमेंशनल शीट में चला जाएगा आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट आ जाता है, ट्रांस इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अमोनिया, फिर उसके बाद पैराडीन, फिर आपका ब्रोमाइड आयन होता है, तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि ये अमोनिया हो गया, फिर आपका पैराडीन हो गया, कह रहा है द कॉम्प्लेक्स कैन बी फॉर्मली K2PtCl4 बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो Br Py और अमोनिया के साथ में होना चाहिए, क्योंकि अरेंजमेंट यही होता है, जो लिगेंड होता है वो स्ट्रॉन्ग अमोनिया देन Py देन Br, इसी अरेंजमेंट के द्वारा आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। मेरी वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल पर पड़ी हुई है, इसको कैसे हम करते हैं, रिएक्शंस पूरी समझाई हुई है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इतना सेकंड दिया है, वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट कुछ नहीं, K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 200 कर लीजिए, तो 2 तिहाई 6 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10 पावर, बिल्कुल सही। आप कैलकुलेशन देखिए कितने इजी पेपर था, ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत टफ था, पेपर इजी था, ठीक है। इसके बाद आ जाइए द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, और मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप की जो कंडीशन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाली यहाँ पर बन जाती है, सपोर्टिंग वाली नहीं। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात जब आती तो आर्थो पोजीशन पर, आपको पता होना कि आर्थो इफेक्ट की वजह से अगर कोई भी ग्रुप आर्थो पोजीशन पर लगा तो यहाँ पर भी लगा तो स्ट्रॉन्ग तो ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप दोनों साइड में लग गए हैं, तो मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड इसी पर लगाते हैं, क्योंकि आर्थो इफेक्ट की वजह से अगर अब चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाओ चाहे सपोर्टिंग लगाओ दोनों ही एसिडिक बनेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 OH लग चुके हैं, यहाँ पर ओ हो दिस इज द मैटर, लेकिन आंसर तो यही है, आंसर यही है जी, चेक करिएगा आंसर आपका फिर यही आएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद द लिक्विड अमोनिया, क्योंकि किसी के पेपर से मैंने सॉल्व किया हुआ है, द लिक्विड अमोनिया सल्फामिक एसिड बिहेव एज ए मोनो बेसिक एसिड की तरह बिहेव करती है लिक्विड अमोनिया सल्फामिक एसिड के अंदर। सल्फामिक एसिड को अगर देखोगे तो सल्फामिक एसिड में यहाँ पर NH2 लगेगा, बाकी बैलेंसी आप O से सेटिस्फाई कर दिए, फिर H से कर दिए, तो केवल एक ही H पॉजिटिव रिलीज करता है, इसलिए मोनो बेसिक एसिड कहा जाता है। उसके बाद आ जाइए कंसंट्रेशंस ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस आर इक्वल, सेलेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ हाई। अगर कंसंट्रेशन इक्वल है तो पोटेशियम फॉस्फेट का ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 पोटेशियम फॉस्फेट का मतलब हुआ K3PO4, 3 और 4 आयन मिलेंगे, बाकी कहीं पर भी 4 नहीं मिल रहे हैं, तो यही होगा सबसे ज़्यादा। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन था। इसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एनोडिक ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन की बात करते हैं हम लोग, एनोडिक ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कोल्ड आइस कोल्ड H2SO4 50% बिटवीन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एट हाई करंट डेंसिटी गिव्स, तो आपको पता हो ओलियम बनता है, ओलियम, तो ओलियम की प्रिपरेशन मानी जाती है ये, ओलियम की प्रिपरेशन भी आपने पढ़ी होगी कि 50% यानी डाइल्यूट सोल्यूशन अगर H2SO4 का किया जाता है इलेक्ट्रोलाइज तो फिर ओलियम प्राप्त होता है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन
अगर आप देख पा रहे हैं तो 3 और 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 और 6 यहाँ पर भी है, 6 जहाँ 4 है या 2 है ना, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। यही हमारा ऑप्शन सही होगा, IF6 नेगेटिव में ही पॉसिबिलिटी sp3d2 की है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द सिलेंड्रिकल सिमेट्री, तो इथाइन की होती है। ये देखो कई बार आया है ये क्वेश्चन, बीपीएससी में भी रिपीट किया था, क्वेश्चन बीपीएससी में भी रिपीट किया था, आपको ध्यान होगा। द मिलर इंडेसिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिलर इंडेसिस ऑफ ए क्रिस्टल दैट एक्सेस के थ्रू तो 2a है, तो वही हुआ 2a है, तो ये 1/2 इंटू 6 हो जाएगा, ये 3/2 1/3 इंटू 6 वो कर लीजिए, 3 2 6 आएगा ऑप्शन, तो ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इंपॉर्टेंट है डी ऑप्शन हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आ चुका है, कई एग्जाम में आया हुआ है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन क्विनोलिन टेक्स प्लेस किस पोजीशन पर होती है, आपको पता होना चाहिए, पोजीशन नंबर 3 पर होती है इलेक्ट्रोफिलिक। अगर क्विनोलिन की बात होती है तो 3 पर ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ द बैट डाई, बैट डाई तो इंडिगो है, फेमस डाई है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और I2 की अगर I नेगेटिव से रिएक्शन कराते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा। अब यहाँ पर आयन बड़ा होना चाहिए, ठीक है, आयन बड़ा होना चाहिए, तो आयन आपको कहाँ बड़ा दिखाई दे रहा है, आयन आपको यहाँ पर बड़ा दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑर्डर ऑफ द VII इन ABC। अच्छा ठीक है, अगर हम लोग बैंड की बात करते हैं, II बैंड की बात करते हैं, तो II बैंड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हमारी किस में आएगी, सबसे ज़्यादा हमारी B में आएगी, क्योंकि ये जो है आप ये भी कह सकते हो कि I3 जो है कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड बना लेता है, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर इसकी ज्योमेट्री लीनियर भी बोल सकते हो, और इसमें लोन पेयर का भी फैक्ट रहता है। तो मेरे हिसाब से बी सबसे स्ट्रांग लगाया गया है मैंने, और उसके बाद ए, और देन उसके बाद फिर आपका सी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो बी, ए और सी, क्योंकि कंडीशन आपको ये भी बताएं कि दोनों के बीच में जो आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट है, यहाँ आई जोड़ा है तो एनर्जी कम रिलीज होगी, यहाँ आई पॉजिटिव जोड़ा है ना तो एनर्जी कम रिलीज होगी, यहाँ आई नेगेटिव जोड़ा है तो एनर्जी इसका मतलब ज़्यादा रिलीज होगी। तो अगर हम लोग बैंड की बात करते हैं, आई बैंड का मतलब एनर्जी रिलीजिंग बैंड की बात हो रही, तो यहाँ बी में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी एज कम्पेयर टू सी, तो ये तो हो गया। और ए में ऑटोमेटिकली बिटवीन हो जाएगी, क्योंकि ये इस साइड में लिया गया है, तो फिर मेरे हिसाब से आंसर भी मैंने सही लगाया हुआ है, डी ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 58 पर, द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो साफ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, फिर आपका थर्ड वाला बिल्कुल लाइन से लगे हैं, तो फिर ऑप्शन हमारा बिल्कुल डी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी सटीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पर आ जाइए, फॉर विच ग्रुप ऑफ द कैटायंस द मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी गिवन बाय द स्पिन फार्मूला। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर स्पिन फार्मूला से निकालेंगे, म्यू इज इक्वल टू, है ना, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस प्लस एस, अंडर रूट यहाँ पर बाहर आएगा, फिर एस, एस प्लस वन, एस आएगा, फिर एस प्लस वन आएगा, और h अपॉन 2 पाई आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर इस फार्मूले से, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गैडोलिनियम में और ल्यूटीशियम में सबसे ज़्यादा ग्रुप मोमेंट कैन बी गिवन बाय, ठीक है, इसी फार्मूले से देंगे। तो मेरे हिसाब से फिर गैडोलिनियम अगर GD का देखते हैं तो एटॉमिक नंबर 64 होता है, और 64 में अनपेयर्ड का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा आएगा। और यहाँ पर जो है अगर हम ल्यूटीशियम में देखते हैं तो ल्यूटीशियम भी अगर आप देखो तो लास्ट में आता है, और लास्ट में 3+ में मेरे हिसाब से सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि अनपेयर्ड नहीं बचेंगे, यहाँ पर टोटली ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर फॉर विच ग्रुप ऑफ द कैटायंस द मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी गिवन बाय, तो इसी के द्वारा निकाला जा सकता है, बाकी नहीं निकल पाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है, समझते हैं इस बात को। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ 3 ग्राम ऑफ द यूरिया इज डिजॉल्व इन 3 ग्राम यूरिया 45 ग्राम वाटर में डिजॉल्व की है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर डेल्टा P अपॉन P नॉट की वैल्यू पूछी गई है, और यहाँ पर 3 ग्राम यूरिया है, तो W2 का मतलब वो 3 बटे, और यूरिया का मोलर मास 60 होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट हो गया, और यहाँ पर आ जाइए 3/60 कर लीजिए, प्लस यहाँ पर कर दीजिए 45/18 कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 3 एकम और 3 दूनी 6, 1/20, ये भी 1/20, 18 काट दो, 5 3 6 3 18 नहीं कटेगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 पंजे 15,
तीन 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 चौक बार तीन जगह ढार नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 1/20 हो गया। अपॉन में आ जाइए 1/20 प्लस 15/6, इसको सॉल्व करिए। जो हमने सॉल्व किया हुआ है वो आंसर 0.02 है, 0.02 है। आप भी एक बार चेक कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, कर लेंगे। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द हेलो फॉर्म रिएक्शन। बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इथाइल लगा हुआ है और यहाँ पर भी इथाइल लगा हुआ है, तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन कभी भी नहीं दे पाएगा। हेलो फॉर्म रिएक्शन वही कंपाउंड देते हैं जिनमें एक साइड में या तो ये ग्रुप होना चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए, या फिर ये मिथाइल ग्रुप लगाना। तो यही एक हमारे लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैजिक नंबर हमें याद होना चाहिए, 2, 8, 20, 52, ये मैजिक नंबर कहलाते हैं। दीज आर द मैजिक नंबर, याद कर लीजिए इसको, है ना। इसके बाद आ जाइए इन 3 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो इसको याद करिए आप कि पायरोल का जो एरोमेटिसिटी होती ज़्यादा होती है और थायोफिन की एरोमेटिसिटी कम होती है ना। थायोफिन की एरोमेटिसिटी ज़्यादा होती है, सॉरी ये क्वेश्चन हमारा गलत हुआ। हम लोग ऑप्शन लगाएंगे थायोफिन की एरोमेटिसिटी ज़्यादा होती है। कारण है कि यहीं पर अगर हम लोग थायोफिन की बात करते हैं तो थायोफिन में सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले स्ट्रक्चर बना दूँ इसका। थायोफिन के अंदर ये कंडीशन आपको दिखाई देगी कि लोन पेयर लूजली बाउंडेड है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर। थायोफिन पायरोन फ्यूरॉन में ये ऑप्शन हमें दिखाई देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद चले आइए, इसके बाद आप चले आएंगे कि NM2 पॉजिटिव फॉर्म द कॉम्प्लेक्स MH2 और ये बना रहा है, तो द कॉम्प्लेक्स एप्रोप्रिएट कलर। इस यहाँ पर थोड़ा सा आपको जाना, लिगेंड्स याद करने पड़ेंगे, लिगेंड्स की पावर याद करनी पड़ेगी। ये NCERT से क्वेश्चन जुड़ रहा है और NCERT में दिया हुआ है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है? सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका इथाइलिन है, फिर वाटर है, फिर ब्रोमीन है। इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वहाँ का कलर जो है थोड़ा सा वीक आपको दिखाई देगा। तो वीक का मतलब यहाँ ग्रीन, फिर डार्क होता चला जा रहा है, देखिए रेड। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, ग्रीन, ब्लू और रेड होगा। जबकि लोग स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कलर मिला देते हैं तो वेवलेंथ अपोजिट होती है। एनर्जी अगर इसकी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ ग्रीन की कम होगी, उसके बाद ब्लू की, और उसके बाद सबसे ज़्यादा रेड की होगी। तो ऑप्शन वही, एनर्जी का वेवलेंथ से रिलेशन जो है वो हमें रेसिप्रोकल में लेकर के चलना पड़ेगा। एनर्जी लिगेंड की ज़्यादा है तो फिर उसका मतलब है उसकी वेवलेंथ डाउन पड़ जाएगी। चलिए, अमंग गिवन स्टेटमेंट अबाउट द NH3 and NH3 विच वन इज इनकरेक्ट। तो नंबर ऑफ द पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन ओनली 1, बट इन, ठीक, ये इनकरेक्ट पूछा है ना। नंबर ऑफ द लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन इज ओनली 1, बट इट इज़ 2 इन केस ऑफ H3O। नहीं, ये रॉन्ग है, इस पर है ही नहीं 2, वाटर पे 2 होते हैं। चलिए, यहीं पर आकर के ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। 65 का भी ऑप्शन आपको बिल्कुल सटीक मिल गया है। 65 का भी सटीक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित होता है, क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस मोस्ट स्टेबल स्पेसीज आर। तो स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके अंदर जो लिगेंड है वो कौन सा है, जुड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर CN स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड जुड़ा है, इनमें I फ्लोरीन वीक है, अमोनिया CN के कंपेरिजन में वीक है, तो फिर ऑर्डर यही वाला हमारा सही हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि इनको नोट डाउन कर लें तो जरूर नोट डाउन करिए। बाकी क्वेश्चंस हम आपसे 68 से लेकर के कल 100 तक का काम करेंगे, और 100 के बाद फिर एक बार 25 फिर सॉल्व कर देंगे, तो आपको पूरे क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे और हम आराम से इनको सॉल्व भी कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, कल 68 से लेकर के रिमेनिंग क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।